अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा, मैंने एक लास्ट वीडियो अपनी मंथ एंड पे अपलोड की, जिसमें मैंने जो भी बातें की थी उसमें कुछ शायद क्लैरिटी की ज़रूरत है, क्योंकि मुझसे मेरे कुछ फॉलोअर्स ने प्राइवेट में मुझसे कुछ सवाल किए और मैंने मुनासिब ये समझा कि सवाल क्योंकि अच्छे थे तो मैंने मुनासिब समझा कि एक वीडियो अपलोड करके सब लोगों का जो है वो को क्लियर करना चाहिए इस बात को। क्योंकि अगर आप मेरी कही हुई बात को ही पूरी पिक नहीं कर पाएंगे तो ज़ाहिर सी बात है फिर वो आपके डिसीजंस कम से कम मेरे पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से वैसे नहीं होंगे। सबसे पहली चीज़ कि मैंने उसमें जो सबसे पहली बात और जिस बात पे सबसे जो फोकस रख के बात की है वो ये की है कि देखिए, इस लेवल पे मार्केट जबकि पिवट के नीचे बंद हुई है, मार्केट जो है ओवरऑल टेक्निकल लेवल्स के हिसाब से ख़राब बंद हुई है, लेकिन इन लेवल्स पे मैंने ये बात बड़ी क्लियर की कि माल बेचना नहीं चाहिए। ये मेरा सबसे पहला फोकस इस बात पे रहा और जो मैंने वन पॉइंट जिसके ऊपर मैंने फोर्स किया वो ये किया है कि अब बाज़ार में बेचने वाले लेवल्स कम से कम हमें नहीं समझना चाहिए। इसको वजह क्या है? वजह ये है कि मैंने उसी वीडियो में इस बात को क्लियर किया कि आज मार्केट का इंडेक्स जिस लेवल पे जिन लेवल्स पे ट्रेड हो रहा है, इन्हीं लेवल्स के ऊपर मार्केट की कैपिटलाइजेशन आज से 3 महीने पहले 4 महीने पहले 45 से 46 अरब डॉलर की थी और आज उसी लेवल ऑफ इंडेक्स के ऊपर आपकी मार्केट कैपिटलाइजेशन जो है वो इस वक्त तकरीबन 28.5 से 28.5 अरब डॉलर के दरमियान में है। अब समझने वाली बात यही है कि इस बात को समझें कि मैं क्या बता रहा हूँ कि जब इंडेक्स अपनी जगह खड़ा रह गया है और मार्केट से वैल्यूएशंस नीचे से निकल चुकी हैं तो मैं तो ये एक्सपेक्ट करूंगा कि अब आने वाले दिनों में इंडेक्स चाहे यहीं कंसोलिडेट हो जाए, बिलो पिवट ही इंडेक्स जो है वो कंसोलिडेशन में चला जाए, लेकिन वैल्यूएशंस में फ़र्क आ जाए, वैल्यूएशंस में कुछ एप्रिसिएशन हमें नज़र आनी शुरू हो। रीज़न क्या है कि ये वैल्यूएशंस आई? 28-28 अरब डॉलर की मार्केट क्यों हुई? रीज़न्स मेरे और आपके सबके सामने हैं कि जब 4 साल के अंदर 6 फाइनेंस मिनिस्टर चेंज होंगे और जो कुछ भी रमज़ान के बाद से मुल्क के अंदर पॉलिटिकल जो एक अनरश रहा उसका सबसे बड़ा इम्पैक्ट था। हमें इस वक्त कॉर्पोरेट ग्रोथ से ज़्यादा जो हमें हिट पड़ी वो कॉर्पोरेट ग्रोथ को भी जिस चीज़ ने नल एंड वाइट किया वो बेसिकली था हमारा पॉलिटिकल अनरेस्ट। आने वाले दिनों में मेरी ये जजमेंट है कि हम पॉलिटिकल इस अनरेस्ट से बाहर आएंगे, ग्रेजुअली ये चीज़ें क्लियर होनी शुरू होंगी। मुल्क देखें ऐसे नहीं चल सकता। बाज़ार में बात यह है कि जब आप सिर्फ मार्केट को देख रहे हैं तो मैं सिर्फ मार्केट को नहीं देख रहा, क्योंकि आज जिस कंडीशन में हमारी इकोनॉमी और हमारा मुल्क है तो वहाँ सिर्फ क्वेश्चन मार्क स्टॉक मार्केट के ऊपर नहीं है। अब तो कम से कम आप लोगों को पता चल गई ये बातें कि मैं व्हाट्सएप ग्रुपों पे ये बात किया करता था कि भाई ये मैंने आज से 8 महीने पहले जब 170-72 रुपये का डॉलर था, जब शौकत तरीन साहब सोच रहे थे कि IMF के पास जाना है और नहीं जाना, जब उस वक्त ये टॉपिक भी नहीं था कि ये रिजीम चेंज हो जाएगी, उस वक्त यही टॉपिक थे कि भाई यही गवर्नमेंट 5 साल पूरे करेगी और इसी गवर्नमेंट जो पिछली गवर्नमेंट थी उसी के टेन्योर के अंदर हम लोग ये समझ रहे थे कि ये IMF के पास जाएंगे और जब ये जाएंगे तो इन्होंने क्या क्या बातें मानी हैं और ये क्यों नहीं जा पा रहे, IMF इनकी बात क्यों नहीं मान रहा। वहाँ से ये अनसर्टेनिटी शुरू हुई थी। मैं बेसिकली उसके बाद जो पॉलिटिकल अनरेस्ट था ये वो रीज़न था जिसकी वजह से आज आपकी मार्केट की कैपिटलाइजेशन 28.5 अरब डॉलर की रह गई। मैं बेसिकली लोगों को इस पिछली वीडियो में जो मैंने बात की है वो ये की है कि अगर आपको 100 रुपये का माल लेना है तो आप 30 रुपये का यहाँ लें, उसके बाद मार्केट और अगर बिलफर्स नीचे आती है किसी भी रीज़न की वजह से तो वहाँ 50 रुपये का माल ले लीजिए। इस तरह अपने आप को पार्शली इन्वेस्ट करना चाहिए। रीज़न क्या है? क्योंकि उस जो नदीम भाई ने जो सवाल मुझसे पूछा उसमें जो मेन सवाल है वो बेसिकली ये है कि जब हमें फिक्स इन्वेस्टमेंट के ऊपर 15% का जो हमें रिटर्न अगर मिल रहा है तो हम क्यों स्टॉक मार्केट की तरफ आएँ? बिल्कुल सही बात है। मेरा पॉइंट क्या है कि मैं हमेशा आप लोगों को एक बात समझाता हूँ कि मार्केट पहले रिएक्ट करने का नाम है। मार्केट हमेशा आने वाले फंडामेंटल्स को पहले रिएक्ट करने के लिए तैयार रहती है, बाजार पहले रिएक्ट करता है। हमारा ये जो फाइनेंशियल मेल्टडाउन ये जो पूरी दुनिया में आया वो किस रीज़न की वजह से आया? फूड इन्फ्लेशन की वजह से आया। एक पॉइंट हो गया। अच्छा, अब
पिछले जुलाई के महीने से, ये मेरी हर वीडियो में आप लोग एक बात देख रहे हैं कि मैंने $112 के नीचे जब क्रूड ऑयल आया तो वहाँ से मैंने कहना शुरू किया कि उसका रिवर्स गेयर लग गया। और उस वक्त मैंने टारगेट दिया था कि $76, पहले बीच में 92 का लेवल है, और 92 अगर ब्रेक होगा तो 76 से $74 के इन बिटवीन का कोई रेट आएगा, जो कि हमने पिछले महीने ही आता हुआ देखा। महीने के एंड पे 76.50 का डॉलर ने क्रूड ऑयल ने लो बनाया। पॉइंट ये है कि जो प्रॉब्लम इस वक्त पूरी दुनिया के साथ है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम, और जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम मेरे साथ है, मैं लोगों को ये समझा रहा हूँ कि ये अब पीक आउट होने जा रही है। ये बात भी मैं पिछले 1 महीने से कह रहा हूँ कि आपके यहाँ इन्फ्लेशन अब पीक आउट होने जा रही है। अभी तक क्यों नहीं हुई? पॉलिटिकल अनरेस्ट की वजह से। आपने देखा कि कुछ भी था कि मिफ्ता साहब फाइनेंस मिनिस्टर के तौर पे काम तो कर रहे थे, लेकिन इवेंचुअली हमने ये देखा कि उनको हटा दिया गया और दोबारा इसहाक डार साहब को वापस ला के सीट पे बिठाया गया। बीच में आपको पता है कि जब पॉलिटिकल कुछ चीज़ें इस तरह की चल रही हों तो कम से कम उसको फोर्स ही नहीं किया जा सकता पहले से, क्योंकि मेरा कोई पॉलिटिकल टच किसी से नहीं है। मैं फाइनेंस के ऊपर बात कर सकता हूँ, मैं स्टॉक मार्केट के ऊपर बात कर सकता हूँ कि उसके इम्पैक्ट मेरी मार्केट पे कैसे हैं। मैं सिर्फ इतना सा कह रहा हूँ कि अगर फिक्स इन्वेस्टमेंट पे आप 15% रिटर्न कहीं से ले रहे हैं तो उससे बेहतर अब ये है कि जब ऐसे वक्त में मैं बैठा हूँ कि मुझे अब अपना जो करंट अकाउंट डेफिसिट है वो बेहतर होता हुआ दिख रहा है कि उसमें अब मुझे बेहतरी नज़र आएगी। जो मेरी डॉलर रुपये पैरिटी है, मैं अब उसके अंदर बेहतरी आती हुई देखूंगा। क्यों? वो यूं कि जिस फूड इन्फ्लेशन, जिन आइटम्स की वजह से ये पूरी दुनिया में एक बहरान क्रिएट हुआ, उसमें क्रूड ऑयल टॉप ऑफ द लिस्ट था, उसमें गैस टॉप ऑफ द लिस्ट था, उसमें कोल थी, उसमें वीट था, और उसमें और मुख्तलिफ जो है फूड कमोडिटीज़ थी। ये इशू शुरू हुआ था यूक्रेन रशिया वॉर से। अच्छा, यूक्रेन और रशिया वॉर के बीच में एक पैक्ट ये पूरी दुनिया के अंदर हो चुका कि ये वॉर बेशक अपनी तरफ चलती रहेगी, लेकिन यूक्रेन की तरफ से भी और रशिया की तरफ से भी ये जो फूड आइटम है जो ये पूरी दुनिया को एक्सपोर्ट करते थे, वो अब दोबारा से नॉर्मल तरीके से ही दुनिया को प्रोवाइड किए जाएंगे। ये इस मसले का हल आज से तकरीबन 20-25 दिन, महीना भर पहले ये तुर्की और तुर्की के साथ कुछ यूरोपियन कंट्रीज़ ने मिलके ये एक पैक्ट जो है वो रशिया और यूक्रेन के साथ किया। वहीं से ये डिक्लाइन आना शुरू हुआ। मैं बेसिकली अब आप लोगों को यही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर आप कहीं फिक्स इन्वेस्टमेंट पे 15% रिटर्न ले रहे हैं तो अब कोई नया पैसा अगर आपके पास है तो $28.25 अरब की जो मार्केट रह गई है ना, अब इसमें डालने का टाइम है कि अब आपको ये मार्केट आपका डॉलर रुपये पैरिटी की स्टेबिलिटी की वजह से, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की वजह से, और इन्फ्लेशन फिगर्स जो आने वाले दिनों में, जो मैं बड़ा कॉन्फिडेंट हूं कि अब उनमें हम डिक्लाइन देखना शुरू करेंगे, उसकी वजह से आपको इस मार्केट से 15% से कई ज़्यादा आपको रिटर्न ये मार्केट दे सकती है। पॉइंट ये नहीं है कि मार्केट अगर पिवट के नीचे है तो मैं उसको साथ साथ ये भी समझा रहा हूं कि ये इंडेक्स जो है वो कुछ और रिफ्लेक्ट कर रहा है और मार्केट की जो डेप्थ है वो कुछ और रिफ्लेक्ट कर रही है। यानी एक मिसाल के तौर पे कि अगर 68-67 रुपीज़ पे निशात मिल्स, और इसी तरह अब आपने कल पावर का रिज़ल्ट देखा, फिर आप कैपको का आपने रिज़ल्ट देखा, ये मैं उन शेयर्स के नाम सिर्फ ले रहा हूँ जिनके पे आउट्स अभी अनाउंस हुए। इनके पे आउट्स ही अगर आप सिर्फ टारगेट करके अगर आप मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हैं और आने वाले दिनों में जो स्टेबिलिटी मुझे नज़र आ रही है, तो मैं बहुत श्योर हूँ कि इसी मार्केट से आप नेक्स्ट 3 से 6 महीने के अंदर 20 से 25% का गेन ले लेंगे। यानी अगर आप 1 साल की इन्वेस्टमेंट, फिक्स इन्वेस्टमेंट करते हैं 15% पे, तो आज आपकी मार्केट जो वैल्यूएशंस लिए बैठी है भाई, उसमें आने वाले दिनों में 20 से 25% का गेन आपको 6 महीने के अंदर मिल सकता है इस मार्केट में। रीज़न क्या है? अब रीज़न मैं बार बार यही चीज़ें समझा रहा हूं कि आपको ये देखना है कि अच्छा, मुझे एक बात समझाएं आप लोग, आपके यहाँ इन्फ्लेशन फिगर 47% तक गई। कोई आप में से है या कोई एनालिस्ट इस वक्त पाकिस्तान में है जो इस वक्त ये कहे कि नहीं जी, आने वाले 3 महीने के बाद आपकी इन्फ्लेशन 55% हो जाएगी? या आप में से कोई है जो इस वक्त ये कह रहा है कि हमारा जो डॉलर रुपये पैरिटी है वो 300 रुपये क्रॉस कर जाएगी? या तो ये बताएं आप मुझे, या तो आप मुझसे ये कहें कि आपके स्टेट बैंक के पास रिजर्व नहीं रहेंगे और आपकी एलसीज खुलना बंद हो जाएंगे और मुल्क डिफॉल्ट हो जाएगा। आप बेसिकली जिस करंट पोजीशन में आज स्टॉक मार्केट और डॉलर रुपये पैरिटी लिए बैठे हैं, वो है बेसिकली उस फियर की वजह से, जो फियर एक डेवलप हुआ कि हम कहीं डिफॉल्ट पे ना चले जाएं। आईएमएफ प्रोग्राम में आप आ गए, आपके पास एक
चीज़ तो इंडोज हो गई कि अब आप डिफ़ॉल्ट पे नहीं जा रहे। जब आप डिफ़ॉल्ट पे नहीं जा रहे तो अब आपको वेट करना चाहिए इस बात का कि इन चीज़ों में ग्रेजुअली बेहतरी आएगी। जिस चीज़ को नदीम भाई ने भी हाईलाइट किया कि जी टेक्सटाइल सेक्टर का बड़ा बुरा हाल है और आज जो है टेक्सटाइल वालों के पास ऑर्डर नहीं है। नदीम भाई खुद गवाएं इस बात की कि मैं 6 महीने पहले बता रहा था, मेरी फैमिली में टेक्सटाइल से रिलेटेड लोग हैं, मैंने उनको 6-8 महीने पहले बता दिया था कि तैयारी पकड़ो और ज़्यादा 3-5 नहीं करना, नौकरियां जाएंगी, क्योंकि जब बिज़नेस एकदम जो है रिवर्स गियर लगता है ना तो फिर अनएम्प्लॉयमेंट शुरू होती है। ये बातें आज मेरे लिए नई नहीं हैं, आज वो सिनेरियो क्रिएट हो चुका। जिस वर्स्ट आपको सिनेरियो तक जाना था ना, आप वहां जा चुके। इंटरनेशनल अगर रिसेशन अगर आ रहा है और इंटरनेशनली हम सुन रहे हैं कि जैसे क्रेडिट स्विस है या डच बैंक है, इनके डिफॉल्ट होने की कुछ बातें चल रही हैं, तो कौन सा क्रेडिट स्विस का जो है वो होल्डिंग पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में है, कौन से डच बैंक की कितनी होल्डिंग है इन लोगों की पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में आज की तारीख में। एक टाइम था कि आपकी मार्केट का 25 से 20 से 25 या 25% राउंड फिगर में आपकी होल्डिंग्स होती थी गोरे के हाथ में। पिछले 5 साल से गोरे ने बेच बेच के जो है वो आपके पास छोड़ा क्या, अब उसके पास बचा कुछ नहीं। मेरा ये पॉइंट है कि अगर आप पिवट के नीचे, क्योंकि उन्होंने मुझसे, मेरे भाई ने मुझसे ये कहा कि मैंने लेवल नीचे का नहीं बोला, तो बड़ा क्लियर लेवल है 36,400, 42,800 के नीचे जब तक मार्केट खड़ी है तो 36,400 के लिए बाजार का डोर ओपन है। मैं बिल्कुल आप लोगों से ये नहीं कह रहा कि यहाँ से बस माल ले लें और कल से बाजार जो है वो हमारी जो है वो चांदी होने वाली है और कल से कोई जैकपॉट लग जाएगा, नॉट एट ऑल। जिस हालात में हम चले गए थे उन हालात से बाहर आने के लिए आपको थोड़ा सा टाइम तो देना चाहिए, आपकी मार्केट को भी और ओवरऑल आपके मैक्रो इंडिकेटर्स को भी। अब अगर एक नया फाइनेंस मिनिस्टर आके बैठा है, मुझे नहीं लगता कि अब ये फाइनेंस मिनिस्टर चेंज हो जाएगा। तो बात यह है कि कोई भी चीज़ 100% कि मैं ये कहूँ कि नहीं जी ये होगा, तो ये काम तो सिर्फ अल्लाह का है। अल्लाह को पता है कि आगे क्या होना है, पाकिस्तान बचेगा नहीं बचेगा, ये भी, इस पर भी क्वेश्चन मार्क है ना। ये हो सकता है मेरी आखिरी वीडियो, उसमें याद मुझे आ गया कि हमारे मार्केट के एक बड़े पुराने और मेरे टेक्निकल एनालिसिस जिन लोगों से सीखनी शुरू की थी मैंने आज 2005 में 6 में, उनमें से एक जो आलमगीर भाई जो है वो कल रात को अल्लाह को प्यारे हो गए। हमारी मार्केट का बहुत प्यारा आदमी और बहुत एक्सपीरियंस आदमी और बहुत ही शफीक इंसान, अल्लाह उनको जवार रहमत में जगह अता करे। पेशावर में से बिलोंग करते थे, मुख्तलिफ ब्रोकेज हाउसेस से बिलोंग करते थे, फिर आखिर में अभी वो मेरे साथ ही थे मुनीर खनानी सिक्योरिटीज़ में। मेरा एक उस्ताद जो है वो दुनिया से चला गया कल रात को, अल्लाह उनको गरीक रहमत करे। पॉइंट आप इस चीज़ को समझें कि मैं ये इस वक्त लोगों को ये सिर्फ समझाना चाह रहा हूँ कि आप जिस ख़तरनाक तरीन पोजीशन तक जा सकते थे ना, आप वहाँ चले गए। यानी अब मुझे कोई रीज़न ऐसा नहीं नज़र आ रहा कि जिस पे मैं आपसे कहूँ कि मार्केट कैपिटलाइजेशन अब $28.5 अरब अगर रह गई है तो ये अब घट के $25 अरब हो जाएगी। मेरे पास कोई रीज़न ऐसा नहीं है, या तो आप बताएं वो रीज़न क्या हो सकते हैं। वो मैक्रोस का ख़राब होना ही हो सकता है ना, यानी या तो 300-350 रुपये का डॉलर आप कहें कि इरफान भाई होने वाला है, मैं मान लेता हूँ, मैं कहता हूँ हाँ जी माल बेचो भागो इस मार्केट से। या तो आप मुझसे कहें कि जी आपका करंट अकाउंट डेफिसिट जो है वो अब $30 अरब हो जाएगा, मैं कह देता हूँ हाँ जी मान लो बेचो भाग जाओ इस मार्केट से। या फिर आप मुझे ये बताएं कि जी हमारी इन्फ्लेशन जो है वो 55-60% होने वाली है। अब बात यह है कि मुझे अब ये लग रहा है कि जो इंटरनेशनल कमोडिटीज़ की जो आज की प्राइसेस हैं, आप उनकी ये सिर्फ गिने के जुलाई से लेके अब तक कितने % का डिक्लाइन आ चुका। $130 का क्रूड ऑयल अगर $76 का लो बना के आज भी $83-84 पे ट्रेड हो रहा है तो कितने % नीचे आ चुका। इसी तरह नेचुरल गैस और इसी तरह और अदर कमोडिटीज़, तमाम कमोडिटीज़ में एक कूल डाउन आना शुरू हुआ है। जब वो कूल डाउन आना, जब ये चीज़ें पीक पे आनी शुरू हुई थी, जब ये चीज़ें बढ़ रही थी, मैंने उस वक्त सेल कॉल दी थी कि निकलो इस मार्केट से, और मैंने बड़ी ओपन सेल कॉल दी थी कि भाई भागो, ये पता नहीं क्या होने वाला है, क्योंकि मुल्क जो है डिस्टेबलाइज हो रहा था पॉलिटिकली। वो टाइम था कि मैं नहीं उस वक्त जज कर सकता था कि भाई ये इमरान खान की गवर्नमेंट रहेगी या नहीं रहेगी, और नहीं रहेगी तो फिर क्या होगा और किस तरह से ये फाइनेंशियल्स को संभालेंगे, फिर IMF आएगा या नहीं आएगा। कम से कम इन चीज़ों पे तो मामला क्लियर हो चुका कि अब कम से कम जो भी एक नॉर्मल इलेक्शन का हमारे टाइम है 2023 में, वहाँ तक क्लियर है कि ये गवर्नमेंट अपना टेन्योर पूरा करेगी। फाइनेंस मिनिस्टर आके बैठ गए हैं, आके अब हमें ये देखना है कि वो क्या काम करते हैं। उन्होंने एक सवाल ये भी पूछा कि जब हमारे DFIs मार्केट में नहीं आ रहे तो हम क्यों आए। देखें, कोई आए कोई ना आए, मैं किसी को देख के काम तो नहीं करूँगा, मैं अपनी एनालिसिस की बेस पे काम करूँगा। वो नहीं आ रहे, उनको वो
बाद में उस चीज़ को खुद रियलाइज़ करेंगे कब आना है। क्योंकि जब आपके पीटीआई के दौर में जब आपकी कॉर्पोरेट ग्रोथ हमने 58% की ग्रोथ देखी, वो उस वक्त भी नहीं आया इस मार्केट के अंदर। तो वो ज़्यादा बेहतर समझते हैं कि भाई क्यों आना है और क्यों नहीं आना है इस मार्केट में। मैं तो अपने पोर्टफोलियो के ऊपर बात कर रहा हूँ, मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर कर रहा हूँ कि मुझे आना चाहिए इस लेवल पे इस मार्केट के अंदर। रीज़न क्या है कि मेरे पास अदर ऑप्शंस क्या है इन्वेस्टमेंट के इस वक्त। रियल एस्टेट, आपको पता है क्या हाल है रियल एस्टेट का, या कोई इंडस्ट्री आप लगाएंगे तो 15% इंटरेस्ट रेट है आपका, ठीक है। इस इंटरेस्ट रेट के ऊपर आपने बोरोइंग करनी है कोई भी अगर काम करना है। फिर जो फिक्स इन्वेस्टमेंट है वो भी अब आपको पता है कि या तो आप मुझसे कहें कि ये जो आज 15% 16% मुझको फलाना म्यूचुअल फंड दे रहा है या मैं फिक्स डिपॉजिट पे रख रहा हूं, तो कल ये बढ़ के 18% 20% हो जाएगा। मुझे नहीं लगता कि ऐसा होगा। मेरे हिसाब से ये तमाम चीज़ें अब पीक आउट हो गई। जब ये चीज़ें पीक आउट हो रही हैं तो अब ये टाइम है कि आप मार्केट में पैसे डालने शुरू करें। अच्छा, अब इंडेक्स के ऊपर आ जाए तो मैं इसी चीज़ को समझा रहा हूँ कि इंडेक्स मैनिपुलेटेड है। 41,000 इंडेक्स पे 46 अरब डॉलर की मार्केट, 41,000 इंडेक्स पे 28 अरब डॉलर की मार्केट। तो ये क्यों नहीं हो सकता कि 41,000 इंडेक्स हो, दोबारा से 40 अरब डॉलर की मार्केट हो। ये 40 अरब डॉलर की मार्केट के होने का क्या मतलब है? कोई एक चीज़ आज 50 रुपए की है तो वो हो सकता है इसी इंडेक्स पे खड़े खड़े 55 60 70 रुपए की हो जाए, आपके पोर्टफोलियो पे उसका जो इम्पैक्ट आना शुरू हो जाए। अच्छा, फिर पिछले काफ़ी टाइम से मैं ये बात कह रहा हूँ कि जब तक जिस मुल्क में भी इंटरेस्ट रेट 15% हो, वहाँ पे ये देखना पड़ेगा कि हम किस सेक्टर के अंदर काम कर रहे हैं। क्या मैं बार बार लोगों से प्राइवेट में भी और यूट्यूब पे भी मैं आप लोगों को ये नहीं बताता जा रहा कि सिलेक्टेड 3-4 सेक्टर्स हैं, उन्हीं के अंदर काम करना है। टेक्सटाइल्स की जहाँ तक बात है तो भाई इस जो क्वार्टर अभी अनाउंस हुआ है 75% की ग्रोथ आई है टेक्सटाइल्स की। अब आपके सेठ लोग अगर वो पास ऑन आपकी तनख्वाहों में नहीं कर रहे, तो ये पॉइंट भी मैं एक वीडियो में अपनी रेस कर चुका था कि भाई पिछले आप साल भर का 2 साल का इन सेठों का ज़रा आप प्रॉफिटेबिलिटी तो उठा लो। ये कॉर्पोरेट ग्रोथ क्या चीज़ है भाई? ये सेठों की ग्रोथ है ना। अब अगर आपकी सैलरी के ऊपर वो पास ऑन नहीं हुई तो ये तो फिर हमारी कौम का मसला है कि हम लोग जो है वो महंगाई जब हो रही थी, आपको याद होगा इमरान खान ने तो बाकायदा रिक्वेस्ट की थी बिजनेस कम्युनिटी से कि भाई आप लोग माशाल्लाह इतना कमा रहे हो, हमने स्टेट बैंक को इतना जो के थ्रू आपको इतनी मराद दे दी हैं और इतना आपके लिए ईज़ पैदा किया है बिजनेस के लिए, तो आप उसको थोड़ा सा पास ऑन भी करें। अब पास ऑन नहीं हो रहा, एक आम आदमी के ऊपर उसका इम्पैक्ट आ रहा है, तो ये एक अलग टॉपिक है। अदरवाइज 75% की टेक्सटाइल की ग्रोथ है ये जो क्वार्टर अब जो अनाउंस हुआ है इस वक्त। आप किस टेक्सटाइल को रोएंगे? मैं सिर्फ टेक्सटाइल की बात कर रहा हूं। और ओवरऑल जो कॉर्पोरेट ग्रोथ आपकी आई है आफ्टर सुपर टैक्स 22% की ग्रोथ है, और अगर प्री टैक्स देखा जाए तो 42% की ग्रोथ थी। तो एवरेज ग्रोथ जो हमारी कॉर्पोरेट ग्रोथ है उससे ज्यादा तो अभी भी आई है। ये उस टेन्योर के अंदर आई है जिस टेन्योर में रिजिम चेंज भी हुई, डॉलर 250 रुपए का भी हुआ, इन्फ्लेशन 47% भी हुई, इंटरेस्ट रेट 15% हो गए। अब ये तमाम चारों जो मैक्रोज हैं, मैं इसको कह रहा हूं कि अब ये पीक आउट हो गए। अब इनमें इंशाल्लाह चीज़ें ईज होना शुरू होंगी। जब इनमें ईज होना शुरू होंगी तो डेफिनेटली आपको उसका इंपैक्ट एक आम आदमी को नजर आएगा। आने वाले बिजली के बिल आप देखिएगा अपने। इसी तरह से ही पेट्रोल प्राइसेस में 12 रुपए अगर अभी कम हुए, मुझे लगता है आगे जाके इतना कुशन है इनके पास कि ये अगर थोड़ा सा नेगोशिएट करें IMF के साथ, क्योंकि देखिए बदमाशी हम नहीं की थी, IMF से मिस कमिटमेंट हम नहीं की थी। हमारे प्राइम मिनिस्टर ने 160 रुपये से 150 कर दिया था, और वो जो एक हरकत थी उस पर IMF जो है तब गया था कि ये आप मिस कमिटमेंट कर रहे हैं हमारे साथ भाई। तो भाई एक दफ़ा ये चीज़ें पास ऑन अगर हो गई तो एक दफ़ा ये अच्छा हुआ। अब जब इंटरनेशनल प्राइसेस नीचे आएंगी तो ऑटोमेटिक उसका इम्पैक्ट आपके ऊपर भी आएगा। आपने बीच में सुना कि ये जो पेट्रोल प्राइसेस का जो डिसीजन है ये ऑगरा से लेके ऑयल मार्केटिंग कंपनीज को दे दिया जाएगा। इससे क्या होगा? बेसिकली इससे होगा यही कि आइंदा कोई भी गवर्नमेंट ये हरकत नहीं कर सकेगी कि अपने वोट बैंक को बचाने के लिए सब्सिडाइज कर दे, क्योंकि इन्होंने बेड़ा गर्क मुल्क का इसी तरह किया कि अपना वोट बैंक बचाना था, जब देखा कि हुकूमत जाने वाली है तो 160 रुपए से घटा के 150 कर दिया। यही मुशर्रफ साहब ने किया था कि 2008 में $147 का क्रूड ऑयल हुआ था, मुशर्रफ साहब ने पास ऑन नहीं किया। मेरी गाड़ी के अंदर सस्ता पेट्रोल ही डलता रहा, गवर्नमेंट उसको सब्सिडाइज करती रही। गवर्नमेंट ने अपनी जेब से इतना पैसा दे दिया है कि खजाना खाली हो गया मुल्क के रिजर्व। अब देखें सिनेरियो चेंज है। बेशक पुराने फाइनेंस मिनिस्टर साहब आके बैठे हैं, टाइम क्यों लग रहा है? यानी मैं ये कह रहा हूँ कि अभी मार्केट को समझने में टाइम क्यों लगेगा, क्योंकि मैंने ये लास्ट वीडियो में ये बात भी कही है कि फाइनेंस मिनिस्टर पुराने हैं बेशक, लेकिन अब प्लेइंग फील्ड डिफरेंट है उनके हाथ में। अब ना स्टेट बैंक पे उनकी टेलीफोन कॉल का कोई असर होगा, अब ना वो रिजर्व से कोई डॉलर डंप कर सकते हैं,
और अब आने वाले दिनों में कोई भी ऐसी हरकत नोट प्रिंट करा के अपने खर्चे पूरे नहीं हो सकते। अब आपको IMF के बनाए हुए जो है वो पैरामीटर्स के अंदर ही प्ले करना है। यहीं पे फनकारी नज़र आएगी इनकी कि कितने बड़े जो है ये फाइनेंस मैनेजर हैं और किस तरह से ये मुल्क को चलाते हैं। सिर्फ मेरे हिसाब से इस चीज़ का इंतज़ार मार्केट को अब रहेगा कि थोड़ी सी क्लैरिटी आए कि इनकी पॉलिसीज़ क्या हैं। अभी इनकी पॉलिसीज़ सामने नहीं आई हैं, अभी तो ये आके सियासत ही कर रहे हैं, फ़िलहाल तो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और पुराने वालों को बुरा कह रहे हैं, जो हम सुनते चले आए हमेशा से ना, कि एक आता है तो पिछला बुरा था, फिर वो आ जाता है तो ये बुरे थे। फ़िलहाल ये चल रहा है, लेकिन मुझे इंटरनेशनल कमोडिटी प्राइसेस के नीचे आने की वजह से आने वाले दिनों में पाकिस्तान जैसा मुल्क जो कि नेट इंपोर्टर है, नेट इंपोर्ट करने वाले, मैं अपने जो है वो इंपोर्ट बिल के ऊपर एक सिग्निफिकेंट जो है वो इम्पैक्ट आता हुआ पॉजिटिव देख रहा हूँ। उस इम्पैक्ट की वजह से मेरी डॉलर रुपी पैरिटी भी, फिर पॉलिटिकल जो अनरेस्ट था वो थोड़ा सा कूल डाउन होने की वजह से मैं डॉलर और रुपी पैरिटी को ठीक होता देख रहा हूँ। मुझे ऐसा लग रहा है कि इन्फ्लेशन आने वाले दिनों में इंशाल्लाह इन्फ्लेशन फिगर्स बेहतर होना शुरू हो जाएंगी, तो फिर आगे जाके हम उम्मीद रख सकेंगे कि आगे इस मुल्क में इंटरेस्ट रेट 15% से ऊपर नहीं जाएंगे और 15% से कभी नीचे आने का भी हमारा जहन बनेगा। या तो आप ये कहें कि आने वाले कुछ स्टेट बैंक के अनाउंसमेंट्स में 16% इंटरेस्ट रेट हो जाएगा, 17% हो जाएगा, समझ आता है। फिर आप फिक्स इन्वेस्टमेंट की तरफ जाएं। जब इंटरेस्ट रेट भी एक दफ़ा स्टेबल रहा है, 2-3 अनाउंसमेंट्स हमें स्टेबल के और मिल जाएं, आप और कॉन्फिडेंट हो जाना। जब ही तो मैंने आपसे कहा कि 100 रुपये अगर इन्वेस्ट करने हैं तो 30 रुपये करो। मैं ये कब कह रहा हूं आपसे कि आप जो घर बेच के इस वक्त यहां से पैसा लेके डाल दें। कोई ले रहा है या कोई नहीं ले रहा, ये आपको पता भी नहीं चलेगा। आपको ये लगता है कि वो इतने बच्चे हैं कि वो इतने इस तरह से माल लेंगे कि वो आपको पता चल जाएगा कि उन्होंने ये माल ले लिया। ऐसा नहीं होगा, हमें फील भी नहीं आएगा और वो माल ले चुके होंगे, क्योंकि वो भी माशाल्लाह मार्केट को समझने वाले लोग, बड़े एक्सपीरियंस लोग हैं, जो चाहे वो म्यूचुअल फंड के हों, चाहे वो बैंक्स के ट्रेजरी हो, चाहे वो इंश्योरेंस वाले हो, जो भी इन्वेस्टमेंट करता है वो इस चीज़ की सेंस रखता है किस तरह से किया जाता है, उसका तरीक़ेकार है। आपको और मुझे फील भी नहीं होगा और वो मार्केट को लेके भी चले जाएंगे। मुझे 36,400 तक की जगह दिखती है। कैसे होगी ये? इतना सेल ऑफ किसके पास बचा हुआ है? इंडिविजुअल्स के हाथ में है, इंडिविजुअल्स को ही रोक रहा हूँ। बाकी म्यूचुअल फंड के हाथ में अब कितना माल और होगा? पिछले 4 साल से तो बेच ही रहे हैं ये। इसी तरह गोरा पिछले 4 साल से बेच ही रहा है। इनके पास बचा कितना है? कितनी परसेंटेज अब मार्केट की होल्डिंग इनके हाथ में है? मैं इस पॉइंट को रेस कर रहा हूं कि देखें, अपना मुल्क तो मेरा ही है। मैं इस मुल्क के लिए बीच में जो चीज़ें हो रही थी मैंने बड़ा खुल के बुरा बोला है, लेकिन अब ऐसा नहीं है कि पूरी ज़िंदगी के लिए बुरा है। और इतना बुरा है तो आप लोग मुल्क में रुके हुए क्यों हैं यार? आप लोग नौकरियों से रिज़ाइन भी तो दें, यहाँ से जाएं ना, मुल्क से बाहर चले जाएं आप। ये मुल्क इतना बुरा हो चुका है और अब आने 500 रुपये का डॉलर हो जाएगा, हम डिफ़ॉल्ट हो जाएंगे, मुल्क में खाना जंगी हो रही होगी, तो आप क्या कर रहे हैं यहाँ पे? और ये एक बात बताएं आप मुझे, एक चीज़ और, आपने नहीं सुना कि ये मुख्तलिफ कंपनीज जो आपकी लिस्टेड कंपनीज हैं ये बाईबैक्स कर रही हैं? क्यों? ये बच्चे हैं, ये जो लकी सीमेंट ने बाईबैक अनाउंस किया हुआ है, तो इनको तो चाहिए कि 500 रुपये पे क्यों कर रहे हैं? अभी सब्र करें, 200 रुपये के 150 रुपये का लकी सीमेंट होने से फिर कर लें। ये तो सेठ लोग ज़्यादा जो है वो नफ़ा नुकसान देख रहे होते हैं अपना। काफ़ी कंपनीज हैं जिनके मैं नाम ले सकता हूँ, जिनके बाईबैक्स अभी हुए हैं और आने वाले दिनों में और होंगे। क्यों? मार्केट से वो बाईबैक कर रहे हैं। तो इस चीज़ को समझना चाहिए हमको कि अब जो टाइम है वो अब डरने का नहीं रहा। अब जो बातें आप लोग मुझे बता रहे हैं ना, ये बातें मैं कर चुका आप लोगों से। भाई आप लोग भूल गए, मैंने बताया था कि भाई ये कॉर्पोरेट ग्रोथ पे हिट आएगी। 58% की ग्रोथ जो थी वो आफ्टर सुपर टैक्स जो है 22% की रह तो गई, इसीलिए मार्केट नीचे आ गई। अब आने वाले दिनों में मैं इस चीज़ में बेहतरी फील कर रहा हूँ, तो जब इन चीज़ों में मुझे बेहतरी नज़र आएगी तो मेरे हिसाब से ये टाइम है कि मार्केट में पार्शली पैसे डालें और थोड़े दिनों के लिए बंद कर दें। फ़ौरन ज़रूरी नहीं है कि आपने आज पैसे डालें तो आज से ही चीज़ों में रिफ्लेक्शन आनी शुरू हो जाएगी। 230 रुपये में मैं आपसे कहूँ कि एंग्रो बेचो, क्योंकि मार्केट पिवट के नीचे बंद हुई है। और कल को एंग्रो ना घटे तो आप फिर मुझसे पलट के कहें यार आपसे बड़ा अनाड़ी कोई नहीं था, एंग्रो 230 रुपये में बेचने वाला बनता था। अच्छा, और मैं आपसे कहूँ कि यहाँ पे सारे पैसे डाल दो, ले लो, और 230 वाला एंग्रो 170 हो जाए, तो आप कहेंगे यार आपसे बड़ा अनाड़ी कोई नहीं था भाई, आपने हमें माल दिला दिया। तो बात यह है कि मैंने जो 1 पॉइंट जिस पे फोर्स किया है वो ये है कि भाई मेरे जो पड़ा है अब उसको नहीं बेचना। किसी के पास 270 280 वाला एंग्रो है, मैं उसको मना कर रहा हूँ अब मत बेचो यार, हो गया सुपर टैक्स वगैरह लगा गया, अब चीज़ें आगे जाके देखते हैं, चीज़ें बेहतर होंगी तो इंशाल्लाह उस पर रिफ्लेक्शन आएगी। जैसी बात है कि सिर्फ मैं और आप मार्केट में यहाँ इन्वेस्टमेंट नहीं किए बैठे,
जिनकी इंडस्ट्रीज लगी हैं वो ज़्यादा कंसर्न है इन हालात से कि भाई ये क्या हो रहा है मुल्क के अंदर, और चीज़ें ग्रेजुअली अब बेहतरी की तरफ जाएंगी। मैंने आप इस वीडियो में कोशिश ये की है कि इस पॉइंट को समझें कि जितनी नेगेटिविटी है ना, ये पीक आउट होने जा रही है। अब आप ग्रेजुअली बेहतरी की तरफ आएंगे, तो यही तो टाइम है कि मार्केट में एक्यूमुलेशन शुरू करो भाई। आप कॉर्पोरेट रिजल्ट्स के बाद प्राइस देखें मार्केट की, वजह क्या है? वजह थी पॉलिटिकल अनरेस्ट। मेरे हिसाब से पॉलिटिकल अनरेस्ट भी डे बाय डे, टाइम बाय टाइम इंशाल्लाह हम बेहतर होता हुआ देखेंगे। ये नहीं होगा कि टीवी पे खबरें नहीं आएंगी सियासी। ये सियासतदान की जॉब यही है भाई, इनकी ड्यूटी है, सुबह उठ के इनको कुछ करना होता है, कुछ ऐसा करें जिस पे टीवी पे आए, तो इनको करने दें। आप इनकी हर चीज़ पे, हर टीवी के टिकर के ऊपर आपने रिएक्ट नहीं करना है। यहाँ पर मेरे हिसाब से मामलात अब स्टेबिलिटी की तरफ जाएंगे इंशाल्लाह। तो जब एक उम्मीद है कि अब जाएंगे, तो यही से आप पार्शियली 36,400 तक जगह है भाई, अल्लाह करे वहाँ तक चला जाए बाजार। लेकिन मेरी ये हिम्मत नहीं है कि मैं किसी से कहूँ कि 67, 68 पे अपने साथ मिल बेच दो। मेरी ये हिम्मत नहीं है कि मैं किसी से कहूँ कि 30 रुपये पे कैप को बेचो या 75 रुपये पे OGDC बेच दो। मैं बहुत क्लियर हूँ कि अब नहीं बेचना, नहीं ले रहे आप मत ले, ठीक है। मुझे लगता है कि 15% फिक्स इन्वेस्टमेंट से ज़्यादा बड़ा रिटर्न आने वाले दिनों में, नेक्स्ट 6 महीने के अंदर ये मार्केट दे सकती है, इसमें इतना पोटेंशियल मौजूद है। फिर एक पॉइंट और, मैंने उस पिछली वीडियो में एक बात ये की थी कि आप इंडिया की मार्केट देखें, वो ये लोग, मैंने बेसिकली इंडिया की मार्केट से कोई कंपैरिजन नहीं किया था। आप दोबारा से मेरी वो वीडियो देखें। मैंने एक मिसाल दी थी कि इसी रीजन में हमारी ही चमड़ी के लोग हैं, हमारे ही रंग के लोग हैं, हमारे जैसे ही खाते हैं वो, और हमसे ही वो हिस्सा अलग हुआ है। आप उन लोगों को देखें, उन्होंने अपने मुल्क को कैसा चलाया। मोदी से ज़्यादा गंदा आदमी तो पाकिस्तान में भी नहीं अवेलेबल, ना इंडिया में अवेलेबल है। वो बंदा जब अपनी इकोनॉमी को चला सकता है, तो हमारे वाले क्यों नहीं? ये चोर, ये डाकू, ये उचक्का, ये मामलात, इससे हुआ कुछ भी नहीं। किसी पॉलिटिकल पार्टी का कोई नुकसान नहीं हुआ, सबको फ़ायदा हुआ है पॉलिटिकली। इस मुल्क का नुकसान हो गया, मेरा और आपका नुकसान हुआ है। मैं लोगों को ये समझा रहा हूँ, इस पॉलिटिकल मामले से बाहर आओ यार। दुनिया में वाहिद कौम है पाकिस्तान जहाँ पर घरों में सियासत डिस्कस हो रही है, बाप बेटा, माँ बेटी आपस में इमरान खान और नवाज शरीफ पे लगे हुए हैं यार। हमारा काम ही नहीं है ये सियासत भाई। इससे बाहर आएँ और न्यूट्रल होके पाकिस्तानी बन के अब आप ये इन बातों को सोचें। मैं आपसे ये कहूँ कि यार एक काम ये करो कि गोल्ड ले लो। क्यों ले लो भाई? इंटरनेशनल गोल्ड प्राइसेस देख लो, और फिर अब आप अगर आपके जो है वो डॉलर अगर आपका जो है वो ग्रेजुअली नीचे आना शुरू हुआ है, तो उम्मीद ये रखनी चाहिए कि कल भी टीवी पे फाइनेंस मिनिस्टर कह रहे थे कि मुझे उम्मीद है 200 रुपये से नीचे डॉलर आ जाएगा, तो किसी न किसी बेसिस पे कह रहे होंगे ना। हमारे इस बर्बादी के पीछे 4 साल जब खुद आइसोलेशन में बैठ गए और हम एक कमरे में बैठ के मुल्क चला रहे थे, हमें ये होश ही नहीं था कि हमें इंटरनेशनल लेवल पे भी लॉबिंग करनी चाहिए। तो यही होना था। कश्मीर हमारे हाथ से अगर गया ना नीचे पिछले 4 सालों में, तो वो इसलिए गया कि इंडिया ने अपनी लॉबिंग की दुनिया में निकल के। हमारे वाले पैसे बचाते रहे कि फ़्लाइट के पैसे बचाओ, हमारे पास पैसे नहीं, और उन्होंने जो है वो बेड़ा गर्क कर लिया मुल्क का। भाई मुल्क चलाने के लिए आपको मुल्क के जो हुक्मरान हैं उनको निकलना पड़ता है, अपने मुल्क की मार्केटिंग करनी पड़ती है, अपना केस दुनिया के आगे रखना पड़ता है। अब आप देखिएगा जिस तरह से जो हालात मैं देख रहा हूँ, चोर हैं, उचक्के हैं, लेकिन जो अभी तक इनकी जो है वो चाल चलन नज़र आ रहे हैं, उस हिसाब से अब देखिएगा इंटरनेशनल लेवल पे भी पाकिस्तान का जो है वो इमेज बेहतर होगा, और ऑटोमेटिक आपको जो है वो दुनिया से जो है इंशाल्लाह फेवर मिलेगी। कल भी यूनाइटेड नेशन की तरफ से पाकिस्तान के लिए जो है रिक्वेस्ट आई है कि भाई पाकिस्तान की इमदाद को 3 टाइम्स किया जाए, क्योंकि एक नागानी आफत हम पे आ गई इस फ्लड वगैरह की। यही तो वो पॉइंट्स हैं। ये इतनी बुराई में हम पड़े तभी तो आपकी मार्केट इतना नीचे आई। या तो आप मुझसे ये कहें कि ये मामला अभी और बिगड़ने वाले हैं, इंडस्ट्रीज में अभी और कुछ होने वाला है, डॉलर 300 350 हो जाएगा, इन्फ्लेशन 55-60% हो जाएगी, और जो है वो आपके जो इंटरेस्ट रेट जो है वो 20% हो जाएंगे। अगर ऐसा है, माल नहीं लेना चाहिए, फिर आप मत लें। मुझे ऐसा नहीं लग रहा। मुझे लग रहा है अब हम नेक्स्ट 6 महीने, नेक्स्ट 1 साल हम बेहतरी की तरफ जाएंगे इंशाल्लाह। इस मार्केट पर उसकी रिफ्लेक्शन ज़रूर आएगी। इसलिए पिवट 42,800 है, उसके नीचे 36,400 तक की जगह है। आपका नसीब वहाँ तक आती है या नहीं आती, मुझे नहीं लगता कि आएगी। यहीं कहीं बाजार 1000-2000 पॉइंट के ऊपर नीचे में बाजार संभलेगा, और यहीं से एक्यूमुलेट की हुई चीज़ जो है वो आपको 15% फिक्स रिटर्न से ज़्यादा रिटर्न देगी। इस मार्केट में 20 से 25% का रिटर्न भी बहुत छोटी सी बेहतरी के ऊपर मैं देख रहा हूँ
इंशाल्लाह। ठीक है, आप लोगों का बहुत शुक्रिया।